हेलो फ्रेंड्स, मैं अभी मौर्य आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं अपने इस YouTube फैमिली में। आज की क्लास में हम जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे उसी मिडेवल हिस्ट्री की श्रृंखला को आज हम क्या करेंगे, पुनः एक नए अंदाज में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले की जो भी सारी क्लासें हो चुकी हैं इस मिडेवल हिस्ट्री से रिलेटेड, उनमें से कुछ वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अधिक सहजता महसूस हो इस कारणवश यार प्लेलिस्ट भी बनाई गई है, तो उस प्लेलिस्ट के माध्यम से भी आप क्या कर सकते हैं, यानी इस पूरे के पूरे मिडेवल हिस्ट्री का आनंद ले सकते हैं। ठीक है, बाकी आज जो हम अध्ययन करने वाले हैं वो हमारे मिडेवल हिस्ट्री का एक बेहद बेहद क्या यार हम लोग स्टार्टिंग कर ही चुके हैं, तो बात करेंगे आज एक बेहतरीन अंदाज में। यानी क्या, इससे पहले हम लोगों ने अध्ययन किया था कि इस्लाम धर्म का हमारे उदय कहां पे होता है, कब होता है और कैसे होता है। ठीक है, तो अपनी चर्चा को हमने जो मिडेवल हिस्ट्री के अंतर्गत स्टार्ट की, वो अपनी बातों को हमने यहीं से क्या किया था, स्टार्ट किया था। बाकी आज जो हम अध्ययन करने वाले हैं, देखते ही देखते यार ये जो पूरा का पूरा हमारा इस्लाम धर्म था, ये पूरे के पूरे अरब क्षेत्र में, अरब क्षेत्र के साथ साथ में अगर हम और बात करें तो उत्तरी क्षेत्रों में, यानी पूरे के पूरे यूरोपीय क्षेत्रों में, और अधिक अगर बात करें तो पूरे के पूरे दक्षिणी क्षेत्र में, यानी कि पूरे के पूरे एक प्रकार से अफ्रीकी क्षेत्र में भी इस्लाम धर्म का उदय या प्रचार प्रसार धीरे धीरे देखने के लिए मिल जाता है। और इतना ही नहीं, जब ये उदय होता है तब ये पूरे अरब क्षेत्र में एक सीमित क्षेत्र तक ही सीमित रहता है, लेकिन देखते ही देखते जैसे जैसे समय बीतता है, यानी जिस प्रकार से समय बीतता जाता है, वैसे वैसे इस्लाम धर्म का प्रचार और प्रसार देखते ही देखते पृथ्वी के अन्य कई हिस्सों में देखने के लिए मिल जाता है। और अगर आज हम लोग बात करें तो पूरी की पूरी चर्चा आज जो हम करेंगे वो ये देखते हैं कि जैसे ही विस्तार होता है, विस्तारित होने के क्रम में इंडिया को भी टारगेट किया जाता है कि अब हम लोग चलेंगे कहां पे, इंडिया की तरफ में, और इंडिया में भी अपनी सत्ता को स्थापित करेंगे। और इसके संदर्भ में हम वहां पे भी जो भी सारा माहौल होगा गर्म करेंगे आसानी पूर्वक। ठीक है, तो देखते हैं उसी संदर्भ में आज जो हमारी क्लास बेस्ड होगी, इस्लाम धर्म का हम लोगों ने अध्ययन किया, और इसी पूरे के पूरे इस्लाम धर्म में पहली बार जो भारत को टारगेट किया जाता है वो हमारे इस्लामिक लोग ही टारगेट करते हैं। यानी पहली बार भारत पे अगर किसी का आक्रमण होता है तो वो होता है इस्लामों का, या एक प्रकार से बोले तो अरबों का आक्रमण देखने के लिए मिल जाता है। हम यार अरब और इस्लाम ये दोनों नाम क्यों ले रहे हैं इसको भी समझिएगा। क्यों? क्योंकि यार ये अरब क्षेत्र में ही इस्लाम धर्म का उदय हमारे 570 ईस्वी में हमारे एक प्रकार से हजरत मोहम्मद, या जिनको हम पैगंबर के नाम से जानते हैं, उन्हीं के द्वारा इस्लाम धर्म की क्या की गई, स्थापना की गई, जिससे कि बाद में धीरे धीरे चल के ये प्रसारित होता गया। ठीक है, आज जो हमने अध्ययन करना है वो बात करेंगे इस चैप्टर को, अगर हम नाम देना चाहें अपनी सहजता के अनुसार, यानी अध्ययन के दृष्टिकोण से हमको थोड़ा सा सहजता महसूस होगी, तो हम नाम देते हैं कि अरबों के आक्रमण के नाम से इसको हम जानते हैं। यानी भारत पर अरबों का आक्रमण, या पहली बार भारत पर इस्लामिक आक्रमण, या एक प्रकार से एक नाम और दे सकते हैं कि भारत पे इस्लामिक आक्रमण या इस्लामिक सत्ता जो स्थापित होती है वो भारत के हमारे पश्चिमी सीमा प्रांत, यानी एक प्रकार से बोले तो सिंध क्षेत्र में स्थापित होती है। ठीक है, तो हम कई नामों से इसको हम जान सकते हैं, अपनी अपनी सहजता के अनुसार हम अपना अपना नाम दे सकते हैं। तो मैं इसको नाम देता हूं अपने अध्ययन के दृष्टिकोण से, जो कि सहजता महसूस होगी, तो हम लोग नाम देते हैं भारत पर सिंध का, भारत पर अरबों का आक्रमण, यानी
भारतीय सीमा क्षेत्र पर अरबों का आक्रमण के नाम से हम इस चैप्टर का नाम देते हैं अपनी सहजता के अनुसार में। अब सारी चीजों को हम लेकर के चलते हैं। फिलहाल में इससे पहले वाली क्लास देख लीजिएगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिससे कि इस क्लास को समझने में और अधिक सहजता महसूस होगी। ठीक है, तो बात हम करते हैं। हम लोग यार इससे पहले जान चुके हैं कि हमारे भारतीय या एक प्रकार से हमारा जो भारत था, प्राचीन समय में भारत का विस्तार बहुत ही या इसकी जो सीमा थी वो हमारी इधर अगर बात करें तो अफगानिस्तान सीमा क्षेत्र तक, अगर पूर्वी क्षेत्रों में बात करें तो म्यांमार तक, और नीचे अगर दक्षिणी क्षेत्र में बात करें तो श्रीलंका तक, और ऊपर अगर बात करें तो ऊपर की बात हम लोग कर ही चुके हैं। ठीक है, जो कि बाद में धीरे धीरे ये विखंडित होता है। और ये विखंडित कब होता है, तो ये अभी इस समय विखंडित नहीं होता है। ये आगे चल के जब हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो जो भी हमारी अंग्रेजी हुकूमत होती है उनके आने के पश्चात में उनकी एक नीति थी, फूट डालो और शासन करो। उन्हीं के द्वारा ये हमारा पूरा का पूरा भारत देश क्या किया जाता है, विखंडित कर दिया जाता है। फिलहाल में वो हमारी आधुनिक क्लास होगी, लेकिन ये जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ये हम लोग प्राचीन भारत के मैप पर ही बात करेंगे, जो कि भारत का विस्तार इस समय तक हमारे कहां पे होता है, ये होता है अफगानिस्तान सीमा क्षेत्र तक। पूरा का पूरा अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये हमारा कहां में आता था, पहले ये भारतीय सीमा क्षेत्र के अंतर्गत ही आता था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग यार जानते हैं इधर पश्चिमी साइड में ही सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, तुर्की वगैरह, ये जितने भी हमारे अरबवासी क्षेत्र हैं यहीं पे इस्लाम धर्म का उदय होता है। और बाद में पहले ये सीमित क्षेत्रों में ही होता है, बाद में धीरे धीरे इसका विस्तार होता है। ठीक है, और जैसे कि हम लोगों ने क्लास की स्टार्टिंग में पहले ही बताया कि ये हमारा उत्तरी साइड में भी यानी यूरोपीय क्षेत्र में भी, और हमारा दक्षिणी क्षेत्र में भी जो भी हमारा अफ्रीकी महाद्वीप पड़ता है, यहाँ पर भी क्या होता है कि इस्लाम धर्म का उदय देखते देखते यानी बड़े ही बेहतरीन अंदाज में इस्लाम धर्म प्रसारित हो जाता है। और इतना ही नहीं, जब ये इन सारे क्षेत्रों में इस्लाम धर्म स्थापित होता है तो यार इन लोगों को या इन लोगों के द्वारा ये भी थोड़ा सा अनुमान लगाया जाता है या ये सोचा जाता है, बड़े ही विचार और विमर्श करने के पश्चात में ये लोग सोचते हैं कि अब हम लोग चलते हैं पूर्वी साइड में, यानी अब अपने इस्लाम धर्म का प्रचार और प्रसार हम करेंगे पूर्वी क्षेत्रों में। यानी इनका जो अगला टारगेट होता है वो होता है पूर्वी क्षेत्र अर्थात इंडिया की तरफ। तो ये लोग इंडिया की तरफ बढ़ते हैं, अपना आक्रमण करते हैं, और एक प्रकार से आक्रमण क्या करते हैं, यानी कई सारे हमारे आक्रमणकारी आते हैं अरबों के द्वारा, या कई सारे अरबवासी आते हैं जो कि अपनी सत्ता को स्थापित करने के क्रम में भारतीय सीमा क्षेत्र में क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं। फिलहाल में एक पॉइंट यहाँ पे ये नोट कीजिएगा कि ये जो अपना आक्रमण करते हैं ये ईरान में एक क्षेत्र पड़ता है, अरबवासी क्षेत्रों में पहली बात करें, ईरान में एक क्षेत्र पड़ता है, या ईरान की हमारी अगर नाम सुना होगा तो ईरान की राजधानी हमारी दमिश्क पड़ती थी उस समय। ठीक है, जो भी अभी भी वर्तमान में, तो यहाँ पे क्या होता है कि ईरान की जो हमारी राजधानी थी दमिश्क, इसी क्षेत्र में बैठ करके यहाँ का जो एक प्रकार का गवर्नर था, क्या था, गवर्नर। और ये आज हम वर्तमान की स्थिति में गवर्नर नाम दे करके इसको संबोधित करते हैं, लेकिन उस समय इस गवर्नर के पद को हम किसी अन्य नाम से जानते थे, जिसको हम हॉकिन के नाम से जानते थे। इसको भी याद रखिएगा कि यहाँ का यानी ईरान क्षेत्र का जो भी हमारा गवर्नर था, या ये हमारे दमिश्क क्षेत्र में बैठता था, दमिश्क जो कि राजधानी हुआ करती थी, और ये क्या करता था, यहाँ का हॉकिन था। हॉकिन बोले तो गवर्नर, ठीक है, और कौन था, वो था अल हज्जाज। इसको भी याद रखिएगा, यही अल हज्जाज जो था ये दमिश्क क्षेत्र में बैठता था और पूरी तरीके से ये ईरान का केंद्र था।
यानी केंद्र बिंदु था, यहीं पर बैठ करके ये अपने लोगों को एक प्रकार से भेजता था दूसरे क्षेत्रों में आक्रमण करने के लिए, या आक्रमण करने का एक प्रकार से बोले तो ये केंद्र बिंदु था। जैसे कि आज वर्तमान की स्थिति में बात करें पूरे के पूरे इंडिया को हैंडल करने के लिए, पूरे के पूरे भारतवर्ष को या एक प्रकार से इसकी प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए भारत का हमारे एक केंद्र है जिसको हम लोग दिल्ली के नाम से जानते हैं। दिल्ली से ही पूरा का पूरा प्रशासनिक केंद्र हमारा क्या होता है, संचालित होता है। जस्ट उसी प्रकार से ईरान क्षेत्र में हमारा दमिश्क क्षेत्र पड़ता था, यहीं से हमारा आक्रमणकारी अल हज्जाज जो था ये अपने व्यक्तियों को भेजता था। कहां पे भेजता था, यानी आक्रमण करने के लिए अन्य क्षेत्रों में भेजता था, जो कि ये हमारा एक प्रकार से बोले तो ये जो अल हज्जाज था ये पहले हमारा भेजता है कहां पे, 711 ईस्वी में। डेट भी याद रखिएगा एंड सारी चीजें याद रखिएगा। 711 ईस्वी में ये अब्दुल्लाह नामक व्यक्ति को भेजता है कहां पे, इंडिया पे आक्रमण करने के लिए। और हम लोगों ने यार इंडिया की स्थिति का अंदाजा लगा लिया कि इंडिया हमारा उस समय कहां तक विस्तृत था, तो ये विस्तृत था पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पूरा का पूरा एरिया किसका था, इंडिया के अंतर्गत आता था। तो इसी पाकिस्तान वाले क्षेत्र में गुजरात से सटा हुआ अगर आज हम लोग वर्तमान की स्थिति में बात करें तो ये हमारा सिंध क्षेत्र पड़ता था। तो अरबों का जो पहला आक्रमण होता है या एक प्रकार से इस्लामिक आक्रमण जो इंडिया पर होता है वो भारत के पश्चिमी सीमा प्रांत में होता है, जिसको हम लोग सिंध क्षेत्र के नाम से जानते हैं। यानी अरब वासियों के द्वारा पहला जो आक्रमण किया गया वो अब्दुल्लाह नामक व्यक्ति के द्वारा किया गया। कब किया गया, 711 ईस्वी में। और इसी के पश्चात में कहां पे किया गया, तो ये भारत के पश्चिमी सीमा प्रांत में, भारत के पश्चिमी सीमा प्रांत में ये आक्रमण हमारा किया गया, जिसको हम लोग सिंध क्षेत्र के नाम से जानते हैं। और आज वर्तमान की स्थिति में गुजरात से सटा हुआ क्षेत्र हमारे पाकिस्तान का ये सिंध क्षेत्र आता है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग देखते जाइएगा, मैपिंग वगैरह करते जाइएगा, मैप में स्थानों को देखते जाएंगे तो सारी चीजें हमारी क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है, तो सिंध क्षेत्र में अब्दुल्लाह नामक व्यक्ति के द्वारा हमारा आक्रमण किया गया, लेकिन यह आक्रमण क्या होता है, असफल होता है। यानी अब्दुल्लाह जी इस क्षेत्र को जीतने में असफल हो जाते हैं। 711 ईस्वी में ये पश्चिमी सीमा प्रांत अर्थात सिंध क्षेत्र को जीत नहीं पाते हैं, जिससे यह पुनः वापस क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं। एंड इसी के पश्चात में ये अल हज्जाज दोबारा 711 ईस्वी में ही एक व्यक्ति को और भेजता है, जिसको हम लोग बुदैल के नाम से जानते हैं। इसको भी याद रखिएगा, 711 ईस्वी में ही बुदैल नामक व्यक्ति, इसको भी भेजा गया। कौन था ये, तो ये भी अरबवासी ही था। इसको भेजा गया, बुदैल नामक व्यक्ति ने किसको भेजा था, यानी किसने भेजा था, अल हज्जाज ने। कब भेजा था, 711 ईस्वी में। किस लिए भेजा था, भारत के पश्चिमी सीमा प्रांत पर सिंध यानी जो भी सिंध क्षेत्र है उसको जाकर के वो अपने कब्जे में ले या उस पर आक्रमण करे जाकर के और अपनी सत्ता इंडिया के अंतर्गत में स्थापित करे और धीरे धीरे इंडिया के अंतर्गत भी इस्लाम धर्म का प्रचार और प्रसार किया जा सके। ठीक है, तो ये उद्देश्य था। फिलहाल में अभी उद्देश्यों की बात हम करेंगे। ठीक है, तो बुदैल नामक व्यक्ति भी यहाँ पे आकर के आक्रमण करता है, लेकिन पूर्णतः यह भी क्या होता है, असफल हो जाता है। इसके द्वारा भी सिंध क्षेत्र पर आक्रमण किया जाता है, लेकिन यह भी सिंध क्षेत्र को जीतने में नाकामी हासिल करता है, जिससे कि यह भी वापस चला जाता है। और इसके पश्चात में इस अल हज्जाज के द्वारा एक व्यक्ति को और भेजा जाता है, जिसको हम लोग मोहम्मद बिन कासिम के नाम से जानते हैं। इसको भी याद रखिएगा, किसको याद रखिएगा, मोहम्मद बिन कासिम के नाम से जानते हैं।
ये व्यक्ति जो कि अल हज्जाज ने इसको भेजा था, ये तीसरा हमारा आक्रमणकारी था। और ये हमारा इंडिया पे अटैक कब करता है? 712 ईस्वी में। और ये मोहम्मद बिन कासिम पहला ऐसा हमारा अरबवासी था जो कि भारत के पश्चिमी सीमा प्रांत अर्थात सिंध क्षेत्र को जीतने में सफल हो जाता है। पूर्णतः सिंध क्षेत्र को जीत हासिल कौन दिलाता है? तो ये हमारा मोहम्मद बिन कासिम ऐसा अरबवासी था जो कि पहली बार अरब वासियों के द्वारा सिंध क्षेत्र पर अपना कब्जा या अपनी सत्ता को स्थापित किया जाता है। और यह भी हमारा पहला इस्लामिक आक्रमण था। यानी इसको हमने याद रखना है कि पहला इस्लामिक आक्रमण किसने किया? तो अब्दुल्लाह नामक व्यक्ति ने। और सफल इस्लामिक आक्रमण किसने किया? मोहम्मद बिन कासिम ने। कब किया? 712 में। और इसने कब किया? 711 में। इसको हमने क्या करना है? याद रखना है। और इतना ही नहीं, ये जो हमारे अल हज्जाज हैं, ये इन सारे लोगों को भेजते हैं और फाइनली लास्ट में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा सिंध क्षेत्र में अपनी सत्ता को स्थापित कर लिया जाता है। और ये सारी जानकारी हमको कहां से मिलती है? तो इसके लिए भी हमको ये जो सारी जानकारी है, ये यार एक प्रकार से बोले तो एक हमारा फारसी ग्रंथ है। किसका फारसी ग्रंथ है? वो हमारा अरब वासियों का। ठीक है, एक हमारा फारसी ग्रंथ है जिसको हम लोग चचनाम के नाम से जानते हैं। इसको भी याद रखिएगा। क्या नाम से जानते हैं? फारसी ग्रंथ है हमारा, फारसी ग्रंथ, जिसको हम लोग चचनाम या चचनामा के नाम से जानते हैं। इसी चचनाम से ही हमको ये जानकारी प्राप्त होती है कि ये जो भी हमारा सिंध क्षेत्र पर अरब वासियों के द्वारा आक्रमण किया गया, ये कब किया गया, कैसे किया गया और किस उद्देश्य से किया गया, इस विषय में या इस संदर्भ में सारी की सारी जो जानकारियां हैं वो हमको कहां से प्राप्त होती हैं? तो इसी चचनाम नामक ग्रंथ से हमको क्या होती है? प्राप्त होती है, जो कि एक प्रकार से हमारा फारसी ग्रंथ है। ठीक है, तो इसको भी हमने याद रखना है। एंड इसी के संदर्भ में मोहम्मद बिन कासिम जो था, जब ये सिंध क्षेत्र पर आक्रमण करता है तो काफी सारा रक्तपात होता है। यानी गुजरात से सटा हुआ क्षेत्र हमारा सिंध क्षेत्र, यहाँ पे बेसिकली सिंध क्षेत्र में एक स्थान पड़ता है प्रॉपरली देवल नाम का। इसी क्षेत्र में प्रॉपरली ज्यादा रक्तपात होता है, नरसंहार होता है। और वैसे भी यार युद्ध में क्या होता है? युद्ध में कुछ और होता नहीं है, युद्ध में काफी सारा रक्तपात ही होता है, काफी सारी जान और माल की हानि होती है और काफी सारी लोगों की जाने जाती है। ठीक है, तो वही सारी चीजें मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया। तभी जाकर के इस सिंध क्षेत्र पर मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा क्या किया गया? अपना एक प्रकार से बोले तो सिंध क्षेत्र पर अपना आधिपत्य या अपनी सत्ता को स्थापित किया गया। और यहाँ पे कुछ इतिहासकारों का ये भी मानना है कि 17 वर्ष से जितने भी अधिक उम्र के लोग थे देवल क्षेत्र में, उन सभी पुरुषों को मौत के घाट उतार दिया गया था। ये भी जानकारी हमको कुछ इतिहासकारों के द्वारा पढ़ने के लिए या देखने के लिए मिल जाती है। ठीक है, और इसी के पश्चात में कुछ इतिहासकारों का ये भी मानना है कि जैसे हरिश्चंद्र वर्मा करके एक हमारे इतिहासकार आते हैं, इनका मानना ये था कि 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध क्षेत्र पर आक्रमण किया था और ये आक्रमण उनका पूर्णतः क्या हुआ है? सफल होता है। यानी भारतीय सीमा क्षेत्र को जीतने में मोहम्मद बिन कासिम क्या होते हैं? सफल हो जाते हैं। किसका कहना था? हरिश्चंद्र वर्मा का। थे कौन? ये भी एक प्रकार से इतिहासकार ही हैं। ठीक है, लेकिन एक इतिहासकार हमारे और आते हैं जिनको हम बीडी महाजन के नाम से जानते हैं। इनका मानना यह था कि मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा जो भी भारतीय सीमा क्षेत्र अर्थात पश्चिमी सीमा प्रांत में यानी सिंध क्षेत्र में जो आक्रमण किया गया मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा, वो 711 ईस्वी में किया गया। तो ये किसका एक प्रकार से मानना था? बीडी महाजन का। ये भी एक प्रकार के इतिहासकार ही हैं। ठीक है, इतनी सारी चीजें हमको याद रखनी है जो कि अरब वासियों के द्वारा भारतीय सीमा क्षेत्र में यानी पश्चिमी सीमा प्रांत में क्या किया गया? आक्रमण किया गया। और जिस समय मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा आक्रमण किया गया था
तो उस समय हमारा इस क्षेत्र में एक राजा शासन कर रहा था, जिसको हम लोग राजा दाहिर के नाम से जानते हैं। इसको भी हमने याद रखना है। यानी इस क्षेत्र में जिस समय मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण होता है, उस समय इस सिंध क्षेत्र में या सिंध गुजरात से सटा हुआ जो सिंध क्षेत्र था, इसी क्षेत्र में हमारे राजा दाहिर का क्या होता है, सत्ता स्थापित होती है या ये शासन कर रहे होते हैं उस समय। तो मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर के मध्य में ये हमारा क्या होता है, संघर्ष होता है, जिसमें फाइनली राजा दाहिर की क्या होती है, हार हो जाती है। उसी के पश्चात में मोहम्मद बिन कासिम का पूरा आधिपत्य सिंध क्षेत्र में हो जाता है। और ये जो राजा दाहिर हैं, इनके पिता का नाम चचनामा था, जो कि ये हमारा इन्हीं के नाम पे ये हमारे ग्रंथ का नाम रखा गया, चचनाम। ठीक है, तो चचनामा का पुत्र ही था राजा दाहिर। इसको भी हमने क्या करना है, याद रखना है। तो ये था हमारा पूरा आक्रमण जो कि अरब वासियों के द्वारा किया गया। और कौन सा आक्रमण सफल होता है, किसके द्वारा सफल होता है, किसके द्वारा असफल होता है, किस क्षेत्र में हमारा ये सारा मैटर होता है, इन सारी की सारी चीजों को हम लोग क्या करना है, रूबरू होना है एक प्रकार से। ठीक है, इसी के पश्चात में अब थोड़ा सा हम जिक्र करते हैं इसी चैप्टर को लेकर के कि जो भी हमारे अरब वासी इस सिंध क्षेत्र में आक्रमण करते हैं, इनके आने से और जो हमारे भारतीय हैं इनके मिलने से कुछ हमारे मतलब एक प्रकार से बोले दोनों के मिलने से कुछ ना कुछ हमारे बदलाव हुआ होगा। यानी कुछ बदलाव भारतीयों पर हुआ होगा और कुछ बदलाव हमारे अरब वासियों पर भी हुआ होगा। यानी ये जब आए तो अरब से हमारा कुछ ना कुछ भारतीय अरब से कुछ ना कुछ ये संस्कृति या अपनी परंपरा को लेकर के आए होंगे, जो यहाँ पे रहते हुए उन्होंने विकसित की, या भारतीयों के द्वारा ये चीजें देखी गई कि अरब वासी इस क्षेत्र में रह करके क्या करते हैं, किस प्रकार से करते हैं, और सारा मैटर जो भी था इन्हीं के संदर्भ में थोड़ा सा देखते हैं। लेकिन इससे पहले ये देखते हैं कि इनके आक्रमण करने का उद्देश्य क्या था। इनके आक्रमण करने का मेनली दो ही उद्देश्य थे, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। लेकिन फिर भी अरब वासियों के आक्रमण करने का, मैं इंडिया के अंतर्गत ही नहीं बोल रहा, ये किसी भी क्षेत्र में अगर आक्रमण करते थे, पृथ्वी का कोई भी क्षेत्र हो, अगर ये किसी भी क्षेत्र पर आक्रमण करते थे तो इनका केवल और केवल दो ही उद्देश्य था। क्या उद्देश्य था? एक उद्देश्य था साम्राज्य का विस्तार करना, यानी साम्राज्य का विस्तार करना, विस्तारीकरण, और धन की प्राप्ति करना, और धन की प्राप्ति करना पहला उद्देश्य ये था। एंड दूसरा उद्देश्य था इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना, इस्लाम धर्म का प्रचार और प्रसार करना। ये इनके मुख्य दो उद्देश्य थे कि अगर ये किसी भी क्षेत्र में अपनी सत्ता को स्थापित करते थे, अपने साम्राज्य को स्थापित करते थे, या आक्रमण करने के उद्देश्य से जाते थे किसी भी क्षेत्र में, तो मेनली यही दो कारण उनके होते थे। बेसिकली अगर हम लोग भारत के संदर्भ में बात करें तो यार ये अरब क्षेत्र से भारतीय क्षेत्र में अपना आधिपत्य जमाने के लिए आते हैं। तो बेसिकली क्या हुआ, इनके साम्राज्य का विस्तार ही हुआ, जो कि मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा सिंध क्षेत्र को जीता गया। तो क्या हुआ, इनके साम्राज्य का विस्तार हुआ, और साम्राज्य के विस्तार होने के क्रम में क्या हुआ कि जब इनकी सत्ता स्थापित हो जाती थी तो यहाँ पे जितनी भी संपत्ति होती थी या जो धन वगैरह होता था, ये उसको क्या करते थे, यानी वहां से संपत्ति को भी लूट करके ले जाते थे। तो अपने एक साम्राज्य को दूसरे साम्राज्य में मिलाना या एक साम्राज्य से दूसरे साम्राज्य में विस्तारीकरण करना, यही अरबों का मेन उद्देश्य था आक्रमण करने का। और आक्रमण करने के पश्चात में जब सत्ता स्थापित हो जाती थी तो वहां से भारी मात्रा में संपत्ति को लूट करके ले जाना एक उद्देश्य ये भी था। ठीक है, एंड दूसरा उद्देश्य था इस्लाम धर्म का प्रचार और प्रसार करना। तो हम लोग यार जानते हैं कि अरब वासी जो थे ये इस्लामिक ही थे,
जो कि पहली बार इस्लामिक आक्रमण हमारे भारत पर होता है, तो वो हमारा इन 2-3 लोगों के संदर्भ में किया जाता है। और यार एक प्रकार से जिस भी क्षेत्र में ये आक्रमण करते थे तो वहां पे इस्लाम धर्म को लेकर के जाते थे, और जैसे ही वहां पे सत्ता स्थापित हुई इस्लाम धर्म का प्रचार करते थे, और जैसे ही प्रचार प्रसार हो गया वहीं पे अपना इस्लाम धर्म क्या करते थे, स्थापित कर देते थे। ठीक है, तो ये हमारा अरबों के आक्रमण करने का उद्देश्य होता था फिलहाल में मुख्य रूप से, जो कि ये किसी भी क्षेत्र में जाते थे तो इन्हीं उद्देश्यों के साथ में आक्रमण करते थे और अपनी सत्ता को फाइनली स्थापित करते थे। इन्हीं उद्देश्यों के साथ में इन्होंने भारत पर आक्रमण किया और भारत के संदर्भ में अपनी सत्ता को स्थापित किया, जिससे कि उनका साम्राज्य में विस्तारीकरण हुआ, और साम्राज्य जैसे ही विस्तारीकरण होता है तो वहां से धन की प्राप्ति होती है, और जैसे ही सत्ता वगैरह स्थापित हुई तो वहां पे इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे, और जैसे ही इस्लाम धर्म का प्रचार और प्रसार बड़े ही बेहतरीन अंदाज में अरब वासियों के द्वारा किया गया, तो उसी के संदर्भ में वहां पे क्या हुआ, इस्लाम धर्म पूर्णतः स्थापित हो जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा का पूरा मेन उद्देश्य कि इनका उद्देश्य क्या था। इसी के पश्चात में अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी यार कि इनका जो भी सारा सिस्टम था कि इनके आने से क्या प्रभाव पड़ता है भारत में, इसको देखते हैं। यानी कुछ चेंजमेंट भारतीयों में भी दिखते हैं और कुछ हमारे प्रभाव जो है वो अरब वासियों में भी देखने के लिए मिल जाते हैं। तो इसके संदर्भ में अभी हम लोगों ने जो भी सारा सिस्टम था, यानी अरब क्षेत्र की क्या स्थिति थी, क्या भौगोलिक स्थिति थी, इसको आप लोग मैप से देख लीजिएगा, जो कि मैंने क्षेत्र में ऐसे ही यार बोल दे रहा हूं, मैपिंग वगैरह आप लोग करते जाइएगा। ठीक है, जो कि बेहद और बेहद आवश्यक है। किसी भी स्थान को समझने में हमको मैपिंग करना अति आवश्यक है। ठीक है, तो ये हमारे अरबवासी क्षेत्र आप लोग भारतीय सीमा क्षेत्र के पश्चिमी सीमा क्षेत्रों में देखिएगा, सऊदी अरेबिया साइड में, ईरान, इराक, तुर्की साइड में, ये हमारा पश्चिमी क्षेत्रों में ही ये मुस्लिम धर्म अर्थात इस्लाम धर्म का क्या होता है, उत्थान होता है या उदय होता है। ठीक है, देखते हैं इसी के संदर्भ में। ये थी हमारी भौगोलिक स्थिति और भारत की भी क्या स्थिति थी उस समय जिस समय ये सारा कांड हो रहा था। तो इसको भी देखिएगा, पाकिस्तान अफगानिस्तान का पूरा एरिया हमारा प्राचीन समय में ये सारा सिस्टम भारत के अंतर्गत ही आता था। इसी के संदर्भ में क्या प्रभाव पड़ते हैं वो देखते हैं। प्रभाव यार याद रखिएगा, कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखे जाते हैं, उसको देखिएगा कि प्रभाव पहली बात तो ये पड़ता है कि जो हमारा हिंदुस्तान का नाम है किसने दिया, इन्हीं लोगों ने दिया। पहली बार अरब वासियों के द्वारा ही हिंदुस्तान नाम दिया गया भारत का। यानी ये सिंध क्षेत्र में आकर के आक्रमण करते हैं, अपनी सत्ता को स्थापित करते हैं, तो ये सिंध को हिंद करके क्या करते हैं, संबोधित करते हैं, और इसी से यार नाम उभर करके आता है हिंदुस्तान, जो कि सिंध क्षेत्र के बाहरी जो हिस्सा है, बाहरी वाला हिस्सा या सिंध क्षेत्र का अगला जो हिस्सा है, इसी क्षेत्र को इन्होंने हिंदुस्तान कह करके संबोधित किया। तो इसको यार हम लोग जियोग्राफी में भी इसका अध्ययन करते हैं। ठीक है, फिलहाल में अरब वासियों के द्वारा ही पहली बार हिंदुस्तान नाम का प्रयोग किया गया, या एक प्रकार से बोले तो सिंध का बदला हुआ रूप, यानी सा की जगह वो लोग हा का उच्चारण करते थे, जिस कारण वह सिंध को उन्होंने हिंद कह करके संबोधित किया। ठीक है, तो एक प्रभाव हमने ये देखने के लिए मिल जाता है। तो और इसी के पश्चात में और अगर बात करें तो इसी के संदर्भ में हम लोग जानते हैं कि ये जितने भी अरब क्षेत्र हैं हमारे, ये रेगिस्तानी एरिया ज्यादा है। क्या है, रेगिस्तानी एरिया ज्यादा है। तो यहाँ पे इनका अपना एक प्रमुख फल यहाँ पे अभी भी होता है, वर्तमान में भी वहां पे खजूर की खेती ज्यादा होती है। ऐसा क्यों, क्योंकि यार उस क्षेत्र में रेगिस्तान एरिया वाला ज्यादा है, यानी जो भी क्षेत्र हमारे पाए जाते हैं अरब क्षेत्र में, वहां पे रेतीले टाइप की स्थान ज्यादा पाए जाते हैं, जिस कारणवश अरब वासी अगर भारत के अंतर्गत में आते हैं
तो वो अपनी एक नई परंपरा को लेकर के आते हैं, जो कि ये हमारी खजूर की खेती थी, ये अरब क्षेत्र में होती थी। और जब ये इंडिया पे आक्रमण करते हैं सिंध क्षेत्र में, तो ये सिंध वाला क्षेत्र, हमारा सिंध क्षेत्र गुजरात से सटा हुआ, ऊपर थोड़ा सा और बात करें तो राजस्थान से सटा हुआ, ये पूरा का पूरा एरिया हमारा सिंध क्षेत्र के अंतर्गत आता था। तो जिस कारणवश इंडिया के अंतर्गत भी खजूर की खेती क्या हुई, धीरे धीरे यहाँ पे भी प्रसारित होने लगी। तो एक हमारा ये भी था कि उनका जो प्रमुख फल था खजूर, इसकी भी खेती यहाँ पे होने लगी। तो एक हमारा प्रभाव इंडिया के अंतर्गत ये भी देखने के लिए मिल जाता है। एंड दूसरा, और अगर बात करें तो हम लोग यार जानते ही हैं कि रेगिस्तान वाले क्षेत्र में हमारा जो प्रमुख जो पशु होता है वो कौन होता है, ऊंट होता है। तो अभी तक हमारे यहाँ पे ऊंट का प्रचलन ज्यादा नहीं था। जब ये अरबवासी आते हैं इंडिया के अंतर्गत में, तो इनका प्रमुख जो पशु था वो था हमारा ऊंट। ये लोग इन्हीं मतलब पशुओं के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करते थे, ठीक है। तो ये यार ऊंट का प्रचलन भी हमारे इंडिया के अंतर्गत किसके अंतर्गत देखने के लिए मिलता है, या किनके आने के पश्चात देखने के लिए मिलता है, तो वो हमारा अरब वासियों के आने के पश्चात में इंडिया के अंतर्गत में ऊंट का प्रचलन ज्यादा देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। एंड इसी के पश्चात में जब यार ये अरब वासी आते हैं, तो हम लोग जानते हैं ये लोग इस्लाम धर्म को क्या करते हैं, कबूल करते हैं। और इस्लाम धर्म को जब कबूल करते हैं तो अपनी सत्ता भी यहाँ पे स्थापित करते हैं। इसी के पश्चात में जब ये यहाँ पे आते हैं तो एक कर लगाते हैं, क्या लगाते हैं, एक कर लगाते हैं, जिसको हम लोग जजिया कर के नाम से जानते हैं। कल की क्लास में मैंने बोला था कि हमारे इस्लाम धर्म में दो कर होते हैं, कौन कौन से, एक होता है जजिया कर, एक होता है ज़कात कर। जजिया कर जो होता है ये गैर मुस्लिमों से लिया जाता है, यानी जो व्यक्ति मुस्लिम समुदाय से बिलोंग नहीं करते हैं उनको जजिया कर देना होता था, जो कि एक प्रकार से धार्मिक कर होता था, ठीक है। तो जब ये अरबवासी आते हैं, अपनी सत्ता को स्थापित करते हैं इंडिया के अंतर्गत में, तो तभी ये अपने सीमा क्षेत्र में या जहां जहां पे इनकी सत्ता थी, तो ये अपना एक प्रकार से बोले तो कर लगाते हैं, जिसको हम लोग जजिया कर के नाम से जानते हैं। और एक होता है जकात कर, जो कि हमारा इस्लाम धर्म के व्यक्तियों से लिया जाता है, और ये अपनी आय का निश्चित मात्रा में ही ये जकात कर लिया जाता था, ठीक है। और ये एक प्रकार से कर ना बोल करके इसको हम दान बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये मुस्लिम धर्मों में जब ये आते हैं तो दो प्रकार के कर हमारे उभर करके आते हैं। एक हमारा प्रभाव ये भी देखने के लिए मिलता है। एंड इसी के पश्चात में अगर और बात करें तो जब ये यहाँ पे आते हैं तो जिस क्षेत्र में इनकी सत्ता स्थापित होती है उसी क्षेत्र में ये अपना एक सिक्का भी चलाते हैं, क्या चलाते हैं, सिक्का चलाते हैं, जिसको हम लोग दिरहम नामक सिक्के के नाम से जानते हैं। तो दिरहम नामक सिक्का सर्वप्रथम भारत के अंतर्गत किनके शासन काल में या किनके द्वारा चलाया गया, तो अरब वासियों के द्वारा हमारा पहली बार भारत के सीमा प्रांत में क्या किया गया, दिरहम नामक सिक्का क्या किया गया, चलाया गया। इसको भी हमने याद रखना है। एंड ये तो हुआ कुछ बहुत अरब वासियों के संदर्भ में, और फिलहाल में अरब वासियों के संदर्भ में और बात करें तो जैसे ही ये आते हैं इन्हीं से प्रोत्साहित होकर के हमारे जो और इस्लामिक एक प्रकार से बोले इस्लामिक राज्य हैं, या एक प्रकार से बोले इस्लाम धर्म के और भी जो लोग थे या इस्लाम धर्म के और जो भी शासक थे, इन्हीं से प्रोत्साहित होकर के बाद में, यानी जब ये युद्ध जीत जाते हैं, मोहम्मद बिन कासिम अपनी सत्ता स्थापित करता है, तो इन्हीं सबसे प्रोत्साहित होकर के बाकी और इस्लामिक शासक भी इंडिया में क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं। बाद में हम उनका भी अध्ययन करेंगे, जैसे कि मोहम्मद गौरी और महमूद गजनवी, ये इन्हीं सारे शासकों से प्रेरित होकर के इंडिया के अंतर्गत में अपनी सत्ता को वो भी स्थापित करते हैं। और स्थापित ही नहीं करते बल्कि ये लोग तो पश्चिमी सीमा प्रांत तक ही सीमित रहते हैं,
लेकिन मोहम्मद गौरी और गजनवी ये भारतीय सीमा क्षेत्र के अंदर तक प्रवेश करते हैं और भारतीय सीमा के या भारतीय राजाओं से संघर्ष करते हैं और बाकायदा अपनी सत्ता को भारत के अंतर्गत में स्थापित करते हैं। ठीक है, तो इनके संदर्भ में भी हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन ये भी चीजें हमको थोड़ा सा क्या होनी चाहिए, रूबरू होनी चाहिए। ठीक है, इसी के पश्चात में थोड़ी सी बात करते हैं भारतवासियों के संदर्भ में कि भारतीयों पर क्या प्रभाव पड़ा अरब वासियों का। ठीक है, यानी अभी हम लोगों ने जो चर्चा की वो ये बात थी कि अरब वासियों के आने से भारत में क्या प्रभाव पड़ा। अब थोड़ी सी बात करते हैं कि भारत के संदर्भ में यानी भारतवासियों के द्वारा अरब वासियों पर क्या प्रभाव पड़ा, यानी जब यहाँ से लोग जाते हैं तो उनका प्रभाव ये पड़ता है कि भारत में काफी टैलेंटेड लोग, काफी बुद्धिजीवी लोग जो कि भारत के अंतर्गत जैसे जैसे कि यार यहाँ के भारतीय ज्ञान का जो विस्तार था, इसका विस्तरीकरण अरब वासियों के क्षेत्र में काफी ज्यादा होता है। यानी जो अरब वासी थे वो भारतीय ज्ञान से प्रेरित होकर के काफी ज्यादा उत्सुक भी होते हैं और अपने क्षेत्र में भारतीय ज्ञान को ले जा करके विस्तरीकरण करते हैं। और इतना ही नहीं, अरब क्षेत्र में इनका यानी भारतीय ज्ञान का विस्तरीकरण भी होता है और इसके पश्चात में जब ये मतलब यूरोपीय क्षेत्र में भी आक्रमण करते थे या वहां पे भी इनकी सत्ता थी, तो भारतीय ज्ञान का जो विस्तरीकरण था या प्रचार प्रसार था वो अरब वासियों के द्वारा यूरोप तक भी क्या होता है, पहुंच जाता है। ठीक है, लेकिन एक प्रकार से अगर हम डायरेक्टली बोलना चाहें तो यूरोप में जो भारतीय ज्ञान का प्रचार और प्रसार होता है वो हमारा भारतवासियों की ही देन है, भले ही वो अरब वासियों के माध्यम से यूरोप तक क्यों ना पहुंचा हो। जैसे 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 कि हम लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री में अध्ययन किया, हमारी कुछ कहानियों का जिक्र मिलता है जिसको हम लोग पंचतंत्र की कहानियों के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो कि आई थिंक राम कुमार वर्मा करके हमारे एक प्रकार से बोले रचनाकार हैं। इसके पंचतंत्र की कहानियां छोटे छोटे बच्चों की, तो इन कहानियों का विस्तार होता है। इसके पश्चात में एक प्रकार से गौतम बुद्ध की लिखी हुई एक हमारी पुस्तक है जिसको हम लोग बुद्ध जीविता ऐसे करके एक हमारी पुस्तक आती है, उसको भी याद रखिएगा। इसका भी या इस ज्ञान का विस्तार भी या बुद्ध जी के द्वारा लिखित ये जो भी पुस्तक थी, इसका विस्तार भी अरब क्षेत्र में बड़े ही बेहतरीन अंदाज में किया जाता है। और इसी के माध्यम से और भी कई सारे भारतीय ज्ञान हैं, जैसे हम लोग बात करें तो विज्ञान के क्षेत्र की, बात करें तकनीकी के क्षेत्र की, बात करें ज्योतिष शास्त्र के क्षेत्र की, बात करें खगोलीय शास्त्र के विषय की, तो ये जितने भी हमारे ज्ञान का भंडार था भारतीयों के अंतर्गत में, ये पूरा का पूरा भारतीय ज्ञान क्या होता है, अरब वासियों के द्वारा प्रचारित और प्रसारित किया जाता है। ये पूरे के पूरे अरब क्षेत्र में क्या होता है, प्रचार और प्रसार के माध्यम से पूरे अरब वासी इस पूरे के पूरे भारतीय ज्ञान का लाभ उठाते हैं और इससे बड़े ही बेहतरीन तरीके से परिपक्व होते हैं। ठीक है, और यही सारा ज्ञान जाकर के यूरोप में भी प्रचारित और प्रसारित होता है अरब वासियों के माध्यम से। ठीक है, तो काफी सारी चीजें होती हैं और इन दोनों के मिलने से ज्योतिष शास्त्र की दिशा में बड़े ही बेहतरीन अंदाज में, यार एक प्रकार से बोले तो ज्योतिष शास्त्र के क्षेत्र में कुछ अलग नए अंदाज का ज्ञान उभर करके आता है इन दोनों के ज्ञान के मिलने से। ठीक है, तो काफी सारी चीजें होती हैं जो कि अरब वासियों के द्वारा भारतीयों पर देखी जाती है और भारतवासियों के द्वारा अरब क्षेत्र में देखी जाती है। इस तरीके के काफी सारे कांड होते हैं। ये पूरा का पूरा हमारा यार भारतीय क्षेत्र पर अरबों का जो आक्रमण है, ये इसी प्रकार से अपनी पूरी की पूरी जानकारी को या इस पूरा का पूरा ये जो भी चैप्टर है, ये जो भी अध्याय है, वो इसी प्रकार से यहाँ पे क्या होता है, समाप्त होता है। बाद में इन्हीं से प्रोत्साहित होकर, मैंने पहले ही बोला, इन्हीं सारे शासकों से प्रोत्साहित होकर के बाद में मोहम्मद गौरी और महमूद गजनवी
इन सारे शासकों का भी आक्रमण होता है भारत के अंतर्गत में, और ये भारतीय राजाओं से संघर्ष करते हैं और अपनी सत्ता को क्या करते हैं, स्थापित करते हैं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा चैप्टर था हमारा, जो कि भारत पर अरबों का आक्रमण या सिंध क्षेत्र पर पहला इस्लामिक आक्रमण, या जो भी नाम देना चाहे हम लोग इस चैप्टर को नाम दे सकते हैं। ये था पूरा का पूरा पहली बार इंडिया के अंतर्गत में इस्लामिक आक्रमण कब होता है, कैसे होता है और किनके द्वारा होता है, इनकी सत्ता कब स्थापित होती है, ये सारी की सारी चीजें हम लोगों ने इस क्लास के माध्यम से कंप्लीट की। ठीक है, फिर भी अगर किसी भी प्रकार का कोई दुविधा या परेशानी उत्पन्न होती है तो आप लोग यार कमेंट वगैरह करोगे, वहां से हम आपकी सारी दुविधा या समस्याओं का हल करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, बाकी आज के लिए फिलहाल में इतना ही। क्लास अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी मिलेंगे इसी मिडिवल हिस्ट्री की श्रृंखला में किसी नए चैप्टर पे। तब तक के लिए जय हिंद।